ओके, हमने ओनली रेजिस्टेंस सर्किट कर लिया, राइट? ओनली रेजिस्टेंस। तो 12th वाले स्टूडेंट्स इधर देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे ओनली कैपेसिटर सर्किट। ओनली कैपेसिटर सर्किट। तो हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ कैपेसिटर होगा और ऑल्टरनेटिव वोल्टेज होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर मैं वोल्टेज दे देते हैं V0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। जो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज है इट इज गिवन, राइट? एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है, और ये जो कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस बताना है कितना हो, और फेज डिफरेंस भी बताना है। फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फेज से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये तीन चीजें तो बतानी है। तो अगर कैपेसिटर C है तो किसी भी कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला वैल्यू होता है Q C, राइट? So Q is equals to C into V की हम लिख देंगे V0 sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो C V0 Q sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, है ना? ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दें dq by dt, C V0 कांस्टेंट है, हमें डिफरेंशिएशन करना है sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव का। बताइए भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। योगिता क्या करते हो? ये चश्मा लगाते हैं कि अच्छा नहीं है, आप चश्मा नहीं लगाते? ओके ठीक है। हाँ जी बताइए क्या डिफरेंशिएशन होगा? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, तो रहेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है t, इसकी पावर 1 है ना? और पावर 1 होती है तो जब हम चेन रूल लगाते हैं तो इसके साथ वाला जो होता है ना, जो भी है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे अगर पावर 1 ना भी हो, ठीक है, तो भी जो वेरिएबल के साथ जो भी फंक्शन होगा, ठीक है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? और अगर सही तरीके से देखना है कि भाई यहाँ पर एक्चुअली में चेन रूल लगेगा, ठीक है? चेन रूल में क्या होता है, जैसे साइन ऑफ दिस फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और ये पूरा फंक्शन एज इट इज, उसके बाद जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पर लीनियर पावर है, आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा हो जाएगा। सो करंट जो है ये हो जाएगा आपका c ओमेगा c v0 cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया। इस ओमेगा c को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाय ओमेगा c, ठीक है? ओमेगा c को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब देखिए v is equals to ix, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, where x is reactance, तो I is equals to किसके बराबर हो जाएगा? v upon x। तो अगर इस इक्वेशन को, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो जो कैपेसिटेंस है उसकी जो रिएक्टेंस है ना, वो कितनी आई? देखो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा v है, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑन न्यूमरेटर इज v। तो जो नीचे बचा होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंस xc जो है वो आपका हो जाएगा 1 बाय ओमेगा c, ठीक है? रिएक्टेंस हमारा आ चुका है। अब हमें, और हमने करंट का भी एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा I इक्वल्स टू V0 1 बाय ओमेगा c cos ऑफ ओमेगा t प्लस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I इक्वल्स टू I0 cos ओमेगा t प्लस फाइव, वेयर I0 इज, इस पूरे को हमने I0 माना, ठीक है?
तो देखो हमने क्या क्या निकालना था, रिएक्टेंस निकालने का बस आ चुका है, करंट निकालना था वो भी आ चुका है। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसका, पोटेंशियल का और करंट का, इनके पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम कर रहे हो। याद रखिए जब भी हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि इसका फेज और इसका फेज उसमें क्या डिफरेंस है, दैट इज फेज डिफरेंस। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर हमने cos लिखा है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं sin ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब है cos थीटा को आप sin ऑफ 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। तो we can write it like this, omega t plus phi plus pi by 90 डिग्री का मतलब pi by 2 होता है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो करंट है ये पोटेंशियल से, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। अब आप इसको देखिए, इन दोनों एक्सप्रेशन की जो फेज है, दिस इज फेज, इसका फेज पाई बाय 2 आगे चल रहा है, राइट। वी विल से, अब हम बोल रहे हैं करंट जो वो आगे चल रहा है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो पीछे चल रहा है, ये एक बात है, ठीक है। तो जनरली हम यही बोलते हैं कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर is behind the current in phase by pi by 2 से इसका जो पोटेंशियल है वो पीछे चलता है ना। अगर हम डायग्राम में देखें तो जो पोटेंशियल है वो है आपका 5 प्लस ओमेगा टी, है ना। ये आपका वो आ गया करंट, है ना। करंट जो है वो आपका हम लिख दिया ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाय 2 के, है ना। ऐसे है, यस, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाय 2, है ना। यहां पर करंट आ गया, ठीक है, और यहां पर आपका पोटेंशियल आ गया। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, वो करंट से पाई बाय 2 पीछे चल रहा है, राइट। तो आपको बुक्स में आपको ये डायग्राम मिलेगा, या फिर एक और तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, करंट को रेफरेंस मानते हुए करंट से पीछे चल रहा है पोटेंशियल, तो ये VC हो गया एंड दिस बिहाइंड द करंट बाय, तो ये भी हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बोथ आर फेजर डायग्राम्स। आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने जो करवाया हुआ है चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, आप स्कूल के एग्जाम में वही लिखा है। स्कूल वाले नाराज होते हैं कुछ अलग तरीके से करते हैं। बोर्ड्स में ये दोनों मेथड वैलिड है, दोनों सही बोर्ड्स के हिसाब से, बट स्कूल में आपने वही करना है जो आपके स्कूल में टीचर ने लिखा है, ताकि उनका ईगो हर्ट ना हो, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे ओनली इंडक्टर सर्किट, यानी कि अगर सिर्फ इंडक्टर होगा सर्किट में तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने सपोज मान ली कि जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस जो है L है, राइट। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पर I दिया हुआ है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। करंट दे रखा है सर्किट में और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इस टॉपिक का नाम है ओनली इंडक्टर्स। तो करंट गिवन है, हमें V कैलकुलेट करना है,
रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बताना है एंड इनके बीच में फेज डिफरेंस बताना है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। करंट और पोटेंशियल है, इसका हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। सो वी नो दैट फॉर इंडक्टर V is equals to L di by dt। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज L di by dt, है ना, ये हमने पढ़ा था EMI चैप्टर में। तो हमें करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू में यहां पर पुट कर देते हैं। I naught sin omega t plus phi। ठीक है, तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, I naught जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर आ गया into I naught d by dt of sin of omega t plus phi। बताइए क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos, ठीक है। cos का मैंने आपको बताया था ना, चेन रूल लगाएंगे तो ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो लीनियर पावर है तो इसका ये जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई और मल्टीप्लाई आ जाएगा ओमेगा। तो इस ओमेगा को हम यहां पर ले आते हैं इधर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे v = ix। ये एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह लगेगा। x इज रिएक्टेंस, है ना, तो x हमें रिएक्टेंस निकालना है इंडक्टर का। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं पोर्शन डॉटेड वाला, इस पोर्शन को हम करंट बोल सकते हैं। जाएगा I naught cos ओमेगा t प्लस पाई। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये I है, ये x है और ये v है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं 1, उसको बोलते हैं 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 और 2 कंपेयर करें तो x की वैल्यू मान आ चुकी है, यानी कि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ओमेगा इनटू L। तो इंडक्टर की भी रिएक्टेंस हमें पता लग चुकी है, ओमेगा इनटू L आएगी, राइट। तो एक काउंट हो गया हमारा, ये आ चुका है ना। v हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, v का जो एक्सप्रेशन ये आ चुका है हमारे पास। तो ये दोनों चीजें आ गई। अब हमें निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। फेज डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रखने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर करंट है, करंट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin, लेकिन पोटेंशियल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस cos को sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो ये जो cos थीटा है इसको मैं लिखूंगा sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई, ऐसे लिखते हैं, राइट। अब हम इसको पोटेंशियल को और करंट को अगर कंपेयर करें तो जो फेज है, ये रहा फेज, तो इसमें कौन आगे चल रहा है? पोटेंशियल आगे चल रहा है ना, इसके फेज में प्लस पाई है। तो बोलेंगे पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट बाय पाई। हाँ, उसमें करंट आगे था, इसके पोटेंशियल आगे। ये दिस हाउ नेचर बिहेव्स, ठीक है। जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमेशा करंट से पाई बाय 2 आगे निकलता है, और जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो हमेशा करंट से पाई बाय 2 के पीछे होता है। ये उनका नेचुरल बिहेवियर है, हम तो सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे अब एक मान लो कोई बॉल है, हम इसको छोड़ दें, वो नीचे गिर रही है। अब हम ये चीज नहीं पूछ सकते ना कि नीचे क्यों गिर रही है, दिस इज द नेचर, वो ग्रेविटी है उसको खींच रहे हैं, करेक्ट। दिस इज ये जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर या कैपेसिटर, उनका नेचुरल बिहेवियर है।
और हम उसको बस एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका हम फेजर डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम में अगर हम करंट की बात करें तो करंट जाएगा आपका, ये हो गया फाई और ये हो गया ओमेगा टी, ये करंट हो गया और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो आगे चल रहा है पाई। देखो ये भी डायग्राम हो सकता है, दूसरा डायग्राम हो सकता है जिसमें हम करंट को हमेशा जीरो के मानते हैं, तो रेफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर करंट है और जो पोटेंशियल ऑफ द इंडक्टर है वो इधर आ रहा है, इट इज अहेड ऑफ करंट बाय पावर, ठीक है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया ओनली इंडक्टर से, नोट डाउन करिए इसको। अब हम बात करेंगे, देखो हमने अब तीनों सर्किट एलिमेंट्स यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तीनों का अलग अलग कैसे एनालिसिस करना है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे तो तीनों एक साथ होगा, we'll discuss about LCR circuit। LCR सर्किट जो है, ठीक है, इसमें भी क्या करना है, L, C और R तीनों का एनालिसिस करना है। एक ऑल्टरनेटिव बैटरी जो हमने लगा रखी है यहाँ पर, यहाँ पर भी क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो फेज डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और निकालना है इम्पीडेंस, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे नॉर्मल सर्किट्स जो होते हैं, डीसी बैटरी वाले जो सर्किट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ते थे, उसमें जो सर्किट होता है उसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, है ना। चाहे वो सीरीज में लेके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या कॉम्प्लेक्स सर्किट है, पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव वाले जो सर्किट होते हैं उसमें जितने भी सर्किट एलिमेंट्स लगे हुए हैं उन सब का एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंस अगर हम निकालें तो उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, राइट। तो लिख सकते हैं इट इज कलेक्टिव रिएक्टेंस of complete circuit, complete alternating EMF circuit। तो एक तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है, वही है बस, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग में है तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना बोल के इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, है ना, वो जो उसको हमने नाम दे दिया इम्पीडेंस, Z से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फेज डिफरेंस में करंट और उसके बीच में निकालना है। तो अगर इसका पोटेंशियल V है, इसके तरफ पोटेंशियल है VL, यानी कि इंडक्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस VC है, इसके क्रॉस VR, ठीक है। तो जो हम नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट करते थे उसमें हम ऐसा लिख सकते थे भाई ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि बैटरी ने तीनों पोटेंशियल दिया है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल प्लस इंडक्टर का प्लस इन तीनों का समझा तो उसके बाद होना चाहिए। लेकिन ऑल्टरनेटिव में हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी हमने जो दो तीन लास्ट सर्किट्स डिस्कस किए हैं उसमें हमने ये देखा है कि जो करंट है उससे कोई पोटेंशियल आगे चल रहा है, यानी कि इंडक्टर का पोटेंशियल आगे चलता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल पीछे चलता है, और रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो साथ में चलता है करंट के। तो तीनों अलग अलग फेज में चल रहे हैं, है ना। अलग अलग फेज का मतलब क्या हुआ, अगर दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेम फेज में है तो इसका मतलब वो एक साथ चलेंगे लाइक दिस। डिफरेंट फेज में मींस दे विल मूव लाइक दिस। अब वो तीनों ही अलग चल रहे हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्रेशन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते ऑल्टरनेटिव करंट में, ठीक है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, अगर फेज डिफरेंस +π/2 है
तो उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 2 है तो उसको माइनस J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीका है इस चीज को बताने का, कौन सा सर्किट एलिमेंट पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा है या कौन सा पीछे चल रहा है ना, उसको बताने का तरीका। ये J कैप नहीं है, वेक्टर्स में J कैप लिखते हैं ना, वो नहीं है। अब देखो कैप नहीं लगाया है, ये जस्ट हमने एक सिंबल यूज कर लिया सिर्फ इस चीज को बताने के लिए कि कौन फेज में आगे चल रहा है कौन पीछे, क्योंकि हम बार बार नहीं लिख सकते ना कि पोटेंशियल जो है वो पाई बाय 2 आगे चल रहा है, इतनी लंबी लाइन कौन लिखेगा। उसके लिए हम सिर्फ ये J लगा देते हैं। इससे भी क्या पता लग रहा है, अगर हमने प्लस J मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब वो पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा है, माइनस J कर तो मतलब पाई बाय 2 फेज पीछे चल रहा है। ठीक है, दैट मींस अब अगर हम इस B को लिखें तो ये जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल होता है वो करंट के साथ चलता है, तो उसमें ना तो हम J मल्टीप्लाई करेंगे ना ही माइनस J, तो उसको हम ऐसे सीधा लिख देंगे भैया। जो इंडक्टर का पोटेंशियल है वो करंट से पाई बाय 2 आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम J से मल्टीप्लाई। कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, वो पाई बाय 2 फेज पीछे चलता है ना, तो इसको हम माइनस J से मल्टीप्लाई करते हैं। VR प्लस, यहाँ पर J कॉमन ले लिया मैंने, ये VL माइनस, और V इज इक्वल टू IX, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर V R की जगह हो जाएगा IR, क्योंकि जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है वो R के बराबर ही होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, VL की जगह हो जाएगा IXL और ये जाएगा IXC। I कॉमन ले लिया अगर हमने तो अंदर बचा R प्लस J XL माइनस X। ठीक है, अब मैं XL और XC की वैल्यू पुट कर रहा हूं। XL भी हमने डिराइव किया था ओमेगा, ये आ गया ओमेगा C। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें V IZ से, ठीक है, जैसे यहाँ पर V IX होता है, तो मैंने आपको बताया ये X होता है ना, वो रिएक्टेंस होता है। अब किसका रिएक्टेंस होगा, अगर सिंगल एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का होगा रिएक्टेंस, अगर पूरा सर्किट है तो उस पूरे सर्किट का रिएक्टेंस होगा कंबाइंड वाला। तो जो कंबाइंड रिएक्टेंस है वो क्या होता है, Z होता है, तो हमने X के लिए Z लिख दिया है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, Z के बराबर होना चाहिए, है ना। तो हमने इम्पीडेंस जब कैलकुलेट कर लिया है R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/2, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें यानी कि एक्चुअल वैल्यू, ये तो हमारा Z का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर Z। ठीक है, इसका बात समझो, जैसे एक वेक्टर होता है, वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, I कैप J कैप के फॉर्म में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, याद है सबको। इसी तरीके से ये Z का एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या करना होगा, R का स्क्वायर फिर J के साथ ये पूरा टर्म है इसका स्क्वायर होल अंडर, ये हमारा इम्पीडेंस है, राइट। तो V का एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया है, ये V का एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ठीक है, और Z भी हमने निकाल दिया। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा फाई, ये बताना है। तो अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो इधर I है, I के साथ में ही जो पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो करंट के साथ हमेशा सेम फेज पे चलता है, तो उसको हम करंट के साथ ही रख रहे हैं फेज। ये फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम में सिर्फ फेज की बात होती है और किसी चीज की बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, करंट जो है यहाँ पर है, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल इसके साथ में ही है। अब जो पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर है वो करंट से आगे चलता है या पीछे चलता है, अभी हमने जो लास्ट 2 सर्किट्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इंडक्टर का पोटेंशियल है वो आगे चलता है, तो हम ये बनाते हैं VA, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो क्या चलता है, पीछे चलता है, पाई बाय 2 पीछे चलता है, उसको नीचे बना देंगे। ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिखूं तो ये VL माइनस BC है ना, ये वाला, ये VL माइनस BC को मैं यहां पर भी लिख सकता हूं। तो ये हो गया VR और ये VL माइनस BC। तो आप याद करो जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते थे, ठीक है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। एग्जैक्टली मैं इसको ये नहीं बोलूंगी ये वेक्टर है, पर याद रखने के लिए मैं इसको ऐसे याद रख सकते कि जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते थे वैसे ही जो V नेट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो जो V नेट है ये आपका आ जाएगा VR² प्लस VL माइनस BC प्लस, ठीक है। तो अब देखिए नेट पोटेंशियल जो इधर है और करंट जो इधर है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, फेज का मतलब है एंगल, है ना, वो फाई है। अब ये फाई की कैलकुलेट करना है, tan फाई कितना हो जाएगा, देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका VL माइनस BC और फिर VR। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, VI की जगह हो जाएगा IX है, इसकी जगह IX और ये IR। I जो है वो कांस्टेंट है तो XL माइनस XC अपॉन I2R, I से कैंसिल, तो XL माइनस XC अपॉन R ये आपका tan फाई आ जाएगा, यानी कि दिस इज द फेज डिफरेंस between current and potential, ठीक है। फेज डिफरेंस इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करें।